ये लोग यहाँ पर हमें सिर्फ बलि नहीं कर रहे, बल्कि हमें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये 7 बड़ी फैमिलीज में से हैं, एक इनमें हैं। हम लोग अगर छोटी फैमिली से हैं तो क्या हम लोग कचरा हैं? तो हमारे साथ इस तरह किया जाएगा। मास्टरलीन उसके कपड़े पड़ने के बाद अपनी होने वाली वाइफ से कहता है, डैन डैन, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। ये तो तुमने कहा है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि मुझे लड़कियों का जरा भी ठरक पना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। वो उसे कहती है, तुम्हें इस सारी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ करने की मैंने तुम्हें इजाजत दी है। और वैसे भी नेक्स्ट जुलाई में हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं वैसे भी ब्याह कर तुम्हारी फैमिली में चली जाऊंगी, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहां पर थोड़ा सा मजा कर लेते हो। मास्टरलीन फिर से जाओ बन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, अब जबकि मेरी तुम ये के कहा, तुम्हारे कपड़ों को यहां पर उतारने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। चू फैन वहीं पर भीड़ में खड़ा होता है। वो मास्टरलिन की तरफ देखता है और कहता है, मास्टरलिन के पास 7th ग्रेड की बोनफोजिंग राम की पावर है, लेकिन ये सिर्फ अपनी 6th ग्रेड की पावर को ही यूज कर पा रहा है, क्योंकि इसने अपनी सारी पावर को अपनी स्पीड को अहस करने में लगा दिया है। लेकिन बन फोर्जिंग रम में अपनी स्पीड को बढ़ाने से कोई हस फायदा नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी स्पीड को तो बढ़ा लिया है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी वीक है। सिर्फ स्पीड ही काफी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। फ्यूचर में ये जितना ज्यादा अपने आप को कल्टिवेट करता जाएगा और ये लेवल अप होगा, इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। हालांकि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन मास्टरलिन तो अभी से एक इनवैलिड पर्सन है नहा, यानी कि ये अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। लेकिन टनबा और उसके दोनों एल्डर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टनबा से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टनबा अपने एल्डर से चलाकर कहता है, जल्दी से मेरी बहन को कवर करो, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं, उसे इस तक पहुंचने मत देना। मास्टरलीन उनसे कहता है, ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि तुम सब लोग बहुत ज्यादा कम हो। तुम सब लोग मिलकर भी इसको नहीं बचा पाओगे। जितनी मेरे पास स्पीड है, तुम सब लोग तो मुझे देख भी नहीं पाओ। और साथ ही पलक चमकने की स्पीड से वो आगे बढ़ता है और उन तीनों एल्डर्स के बीच में से उसका एक और कपड़ा उतार कर ले आता है और कहता है, तुम लोग तो देख भी नहीं पाए, मैं उसके दूसरे कपड़े भी उतार कर ले आया हूं, और इसके कपड़ों की स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे तो इससे प्यार होता जा रहा है। मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूं कि नीचे वाले कपड़ों के नीचे उसकी बॉडी कैसी है। जावन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और अपनी बॉडी को कवर करते हुए अपने भाई से कहती है, टियांबा, जल्दी से कुछ करो। उसका भाई उसे कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अनबा भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करूं? जबकि डन डन चलाकर मास्टरलीन से कहती है, जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मास्टरलीन फिर से आगे बढ़ते हैं और बड़ी स्पीड के साथ उन सारे एल्डर्स के बीच से होते हुए जावन के बचे हुए कपड़े, जो कि सिर्फ उसकी बुराई बची है, को उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नबा चलाकर अपनी बहन से कहता है, जावन, मुझे माफ कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसकी बाह तक पहुंचने लगता है, उसी वक्त हमारे हीरो की एंट्री होती है। हमारा हीरो यानी कि जू फैन उसका हाथ पकड़ लेता है। मास्टरलिन बज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मास्टरलिन से कहता है, ये तो लास्ट टाइम था, इसके बाद गेम खत्म हो जाएगी, क्यों ना मुझे भी ऐड कर लिया जाए। मास्टरलीन उसे अपने हाथ को छुड़वाकर जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। डन डन जू फैन से पूछती है, तुम कौन हो? जू फैन जब फैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इस लड़की का हस्बैंड हूं। जबकि जावन शर्माते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इस लड़के ने ये क्या कह दिया। वहां पर मौजूद सारे लोग जो कि तमाशा देख रहे होते हैं, वो भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जू फैन उन सब से कहता है, ओ सॉरी, मैंने गलत कह दिया। असल में
मैं इसका हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ है। वो सारे चिल्लाकर कहते हैं। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, बेवकूफ कहीं के। लेकिन साथ ही सूफन फिर से हंसते हुए कहता है, मैं इसके घर में इसका हाथ मांगने के लिए गया था, लेकिन इसकी फैमिली वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोग मुझे इसका एक्स हस्बैंड कह सकते हैं। डन डन मास्टर लिन से कहती है, कोई बात नहीं, इसे भी ऐड कर लो, ये भी गेम का हिस्सा बन सकता है। ये तो सिर्फ बनवजिंग राम की फर्स्ट लेवल पर है। और साथ ही डन डन कहती है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि एक ऐसा इंसान जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, उसी लड़की को सभी लोगों के सामने नंगा होते हुए देखे। इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। मास्टर लीन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जब डन डन को कोई मसला नहीं है तो फिर मुझे भी कोई मसला नहीं। तुम इस गेम को खेल सकते हो, काहे अपनी डंग फैमिली से कितने भी लोगों को ले आओ, तुम सब लोग मिलकर भी आज इस लड़की के कपड़े उतारने से नहीं बचा सकते। नबा जुपैन से कहता है, ब्रदर, तुम्हें इस सब में शामिल होने की जरूरत नहीं। नहीं, ये मेरी फैमिली का मसला है, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। जू फैन आगे से हंसते हुए टियापा से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा जीजा हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। टनब्बा उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे पहले से पता था कि मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा अच्छा है। सोमशु, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। जबकि जू मैन भी उसकी तरफ देखकर रो रही होती है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारी बॉडी से एक कपड़ा भी और नहीं उतार पाएगा, और साथ ही जाओपन के दिल में भी एक घंटी बजती है। जूपैन मास्टर लीन से कहता है, चलो फिर आ जाओ। मास्टर लीन उसका इशारा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस बस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे इशारा करने की। एक बार मैं इस लड़की को पूरा नंगा कर दूं, उसके बाद मैं इस लड़के से जरूर बदला लूंगा। नबा और उसकी बहन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जूपैन मास्टर लीन से कहता है, ब्रदर टिनबा, तुम्हें इस तरह के जोकर से डरने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा ब्रदर सोजू यहां पर मौजूद है। डन डन भी उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है, आज तो एक लड़के ने सारी महफिल के सामने आपकी बेइज्जती कर दी। मास्टर लीन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का क्या कह रहा है। अभी देखना, मैं उसके कपड़े उतारने के साथ साथ उसके ऊपर अटैक भी करूंगा और इसी एक्सीडेंट में वो मारी जाएगी। मास्टर लीन बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ जंप करता है और कहता है, जाओ बन, ये तुम्हारी बॉडी पर लास्ट कपड़ा है, इसको उतारने के बाद तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी। अब देखता हूं कि इस मास्टर से तुम कैसे बचती हो। जाओ बन और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। मास्टर लीन उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और कहता है, मैं तो बस पहुंच ही गया। लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा पड़ता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डन डन देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, अभी अभी यहां पर हुआ क्या। जू फैन मास्टर लीन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की। टियाम्बा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर सोंग, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। जू फैन उसे कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने पास 5 मारा और मुझे लगा जैसे से मेरे हाथ के साथ कोई चीज टकराई है, लेकिन साथ ही मेरा हाथ भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। नबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जू फैन से कहता है, ब्रदर सोंग, तुमने ऐसा कैसे कर लिया, मैंने तो उसको देख भी नहीं पाया, तुम उसको कैसे देख सकते हो, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। जू फैन कहता है, उसको देखने की क्या जरूरत है, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, उसका टारगेट तो सिर्फ एक ही था, यानी वो जावन की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुझे बस वहीं पर फोकस करके पंच मारना था। अब वो तो कोई बेवकूफ ही होगा जो कि उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ढूंढने की क्या जरूरत है, वो जितनी भी स्पीड से आएगा वो आएगा तो सीधा जबन की तरफ ही। इसलिए मैं जहां पर पहले से खड़ा था, वो जैसे ही यहां पर पहुंचा, मैंने पंच मार दिया। ये पास उनके नबा और उसके सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर सोंग, तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो,
हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि चाहे उसकी स्पीड कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उसका टारगेट तो जाऊ वन है। हमें सिर्फ जगन पर नजर रखनी है। एल्डर भी हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। इसी वजह से टिम्बा अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहता था। नबा अपनी बहन से कहता है, छोटी बहन, क्या तुमने देखा ये लड़का कितना बड़ा जीनियस है। मैं इसीलिए तुम्हारे लिए इसका रिश्ता लेकर आया था। मैं चाहता हूं कि तुम इससे शादी कर लो। ये बहुत बड़ा जीनियस है। प्रियांबा कहती है, गेम के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल थे। हमने उसे बस एक बार रोकना था और हमने उसे रोक लिया है। अब ये गेम यहीं पर खत्म होती है। हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन जू फैन उसे कहता है, ब्रदर टियांबा, तुम्हें क्या इसने कह दिया कि ये गेम यहां पर खत्म हो गई है? जरा उनकी तरफ देखो। टिम्बा जैसे ही उन दोनों की तरफ देखता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। टनबा आगे बढ़ता है और लेडी डंडन से कहता है, लेडी डंडन, हम अपनी गलती को मानते हैं। हमने इस गेम को पूरा किया है। हमने मास्टर लीन को रोक लिया। अब आप हमें यहां से जाने दें। लेडी डैंडन उसे कहती है, चलो ठीक है, मेरी तरफ से तो ये गेम खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। तुम लोग जहां से जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर लीन जहां से तुम्हें जाने देंगे। मास्टर लीन हंसते हुए उसे कहता है, मैंने आज से पहले इस तरह का पाच कभी नहीं खाया, क्योंकि मैं कोई फॉरेस्ट का यंग मास्टर हूं। इसलिए किसी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। अब तो मुझे इस गेम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है। अब जबकि ये गेम एक अच्छे मोड़ पर पहुंच चुकी है, मैं बस उसके कपड़े उतारने के बहुत ज्यादा करीब हूं। मुझे इस गेम को और ज्यादा खेलना है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। नबा और जगवन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। नबा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, पता नहीं हम लोग इस गेम को एंड कैसे करेंगे। मास्टर लीन उसे कहता है, ये गेम तो तभी खत्म होगी जब मैं सारी भीड़ के सामने तुम्हारी बहन के सारे कपड़े उतार दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं इस गेम को खत्म करने का। नबा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये सीवंत फैमिली वाले सिर्फ मेरी बहन के कपड़े उतारना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये गेम तो अब बस एक पर्सनल ग्रज बन चुकी है, क्योंकि जू फैन ने, यानी कि ब्रदर सो ने, उसके चेहरे पर पंच मारा है, जिसकी वजह से अब अपना गुस्सा हम पर उतारना चाहता है। जबकि जू फैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, लगता है कि अब मुझे शरीफ बनने का और ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए। अच्छा बन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मुझे अपने ट्रू कलर्स इनको दिखाने ही पड़ेंगे। मैंने इसे एक मौका दिया था इस गेम को फेयर एंड स्केयर खेलकर, लेकिन ये लोग तो यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुझे भी कुछ अपने रूल्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा। जू फैन आगे बढ़ता है और मास्टर लीन से कहता है, मुझे भी ये गेम काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारे साथ इस गेम में सेकंड राउंड में भी खेलूंगा। जू पैन कहता है, मैं और टिनबा ऐसी ही गेम्स खेला करते थे, लेकिन उसमें रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करते थे। यहां पर तो बहुत ही अजीब रूल्स हैं। तुम मेरी लड़की के कपड़े उतार रहे हो, जबकि मुझे तुम्हारी लड़की के कपड़े उतारने को नहीं मिल रहे। मुझे ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर तुम मेरी लड़की के कपड़े उतारोगे तो मैं भी तुम्हारी लड़की के कपड़े उतारूंगा। मास्टर लीन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरी लड़की के कपड़े उतार सको? तुमने सिर्फ एक तुकाल लगाकर मेरे चेहरे पर पंच मारा है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जू फैन मास्टर लीन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम अपनी बीवी को बचा सको कि कोई दूसरा मर्द उसके कपड़े उतार दे, या फिर तुम अपनी होने वाली बीवी से डरते हो। तुम्हें उसकी इजाजत की जरूरत है इस गेम के रूल्स को सेट करने के लिए। मास्टर लीन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डंडन जू पैन से कहती है, मैंने भी सुना है कमिंग वैली के 7th एल्टर को मारने के बाद एक लड़का रैंक्स में काफी ज्यादा हायर अप हो चुका है और काफी ज्यादा मशहूर भी है। मुझे लगता है कि तुमने भी उसी लड़के के किस्से सुन लिए हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। यहां पर सभी को लगता है कि वो लोग नोबल फैमिली से पंगा ले सकते हैं। बहन,
डन डन जू पैन से कहती है, चलो अपनी शर्ट लगाते हैं। मैंने जो ड्रेसेस पहनी हुई हैं इनमें से तुम मेरी बॉडी पर से एक कपड़ा भी हटा सके तो मैं मिस्टर लिन को अपने हेज हाउस से किक मारकर बाहर निकाल दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। वहां पर जितनी भी जनता खड़ी होती है वो सारी जो पासम का बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जो पैन डंडन से कहता है, तुम्हें इस तरह का कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। इस तरह की कोई भी शर्त नहीं लगानी चाहिए जिसे तुम बाद में पूरा ना कर सको, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। बाद में बैठकर रोना मत। डन डन उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं रोने वाली। अगर तुम्हें कंडीशन मंजूर है तो फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। मास्टर लीन भी गुस्से के साथ जू फैन से कहता है, अब जल्दी करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से इस गेम को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी ना होने वाली बीवी के कपड़े उतारने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूं। जू पेन टनबा से कहता है, यहां पर बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, तुम अपने एल्डर्स को पीछे हटा लो। हम इस गेम को फेयर एंड स्कर खेलेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही गार्ड है मास्टर लीन, इसलिए हमारे पास भी सिर्फ एक ही गार्ड होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करूंगा। टनबाजू फैन से कहता है, चलो ठीक है, मैं अपनी बहन को तुम्हें सपता हूं, तुम इसका ख्याल रखना। जो फैन से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जाओ बैन अपना सर हिलाते हुए कहती है, हां, मुझे तुम पर भरोसा है। जू बन कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम बस यहां पर चुपचाप खड़ी रहो। तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। जू फैन अभी जाओ फैन के पास ही खड़ा होता है कि मास्टर लिन फिर से बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपना हाथ उसकी ब्रा की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है, यह तुम्हारी बीवी के जिस्म पर आखिरी कपड़ा है, इसे उतारने के बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। लेकिन जू फैन वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और मास्टर लीन के चेहरे पर एक जबरदस्त गुस्सा मारता है, जिससे वो फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर लिन का दांत भी टूट जाता है और मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लिन कहते हैं, तुमने मुझे देखा कैसे? मेरी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन साथ ही वहां पर कुछ बिजलियां चमकती हैं, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है कि बिजली की स्पीड से जू फैन आगे बढ़ता है और डन डन की बॉडी के ऊपर वाले कपड़ों को उतार देता है। जू फैन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, ना ही डन डन और ना ही मास्टर लीन उसको देख पाते हैं कि कब उसने वहां पर जाकर उसकी बॉडी से कपड़े उतार लिए। जू फैन हंसते हुए मास्टर लीन से कहता है, जब हम लोग स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो तुम तो मेरे सामने एक बच्चे हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं। डन डन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अपनी बोन फोर्जिंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इसकी स्पीड मास्टर लीन से बहुत ज्यादा है। इसने स्पेशली अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कल्टिवेट किया हुआ है। फैमिली वाले भी सारे ये देखकर पदा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना पावरफुल है। हालांकि ये एक छोटी सी फैमिली से है, लेकिन फिर भी ये 7 बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा ले सकता है। जू पैन डन डन के कपड़ों को सुनते हुए कहता है, तुम तो वाकई में हेयुशिटी के रेन फ्लावर टावर से आई हुई लड़की हो। तुम्हारी बॉडी से तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। यहां पर बाकी आम लड़कियां सिर्फ मेकअप करती हैं, लेकिन तुम तो पूरी बॉडी को संवार कर रखती हो। तुम्हारी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये यंग मास्टर इस खुशबू को कभी नहीं भूलेगा। डन उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर लीन को तो गुस्सा आना ही था। मास्टर लीन उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बीवी को सबके सामने एम्बैरस करने की? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं सेव बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूं। जू पैन उसकी तरफ गुर कर देखता है और बड़ी स्पीड के साथ फिर से आगे बढ़ जाता है और डन डन को जाकर अपने साथ चिपका लेता है। मास्टर लीन चिल्लाकर कहते हैं, कमीने, तुम क्या कर रहे हो? जू पैन उसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए उसके होठों के करीब जाकर उसे कहता है, मिस डन डन, मैं तुम्हारे इस घटिया से हस्बैंड से बहुत ज्यादा अलग हूं।
इसने मेरी लड़की के कपड़े उतारे, लेकिन सिंपल तरीके से। मैं थोड़ा रफ तरीके से तुम्हारे कपड़े उतारने वाला हूं, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। ये तो सिर्फ एक गेम है, क्योंकि बाद भी जब मैं इस गेम को जीत जाऊंगा तुम तो मुझसे शादी करने वाली हो। मास्टर लीन चलाकर उसे कहते हैं, मेरी बीवी को छोड़ो, वरना मैं अपनी फुल पावर के साथ तुम पर अटैक करूंगा। पहले तो मैं सिर्फ गेम खेल रहा था, अब बात मेरी इज्जत की है। लेकिन जू फैन डन को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। मास्टर लीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जू फैन कहता है, मास्टर लीन, अब तुम गुस्सा किस बात का कर रहे हो? इस गेम को खेलने का तुम ही ने तो कहा था। अब इस गेम के रोज तो सिंपल हैं। सामने देखो, मेरी बीवी खड़ी है। चलो, और जाकर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसके साथ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर मुझे मत रोको। पुराने जमाने में भी ऐसा ही हुआ करता था। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो दूसरे वाले का सब कुछ ले लेते हैं। अब अगर तुम यहां पर जीत जाते हो तो ये दोनों लड़कियां तुम्हारी हो जाएंगी, और अगर मैं जीत जाता हूं तो ये दोनों लड़कियां मेरी हो जाएंगी। जो फैन डन से कहता है, अब जबकि मैंने तुम्हारे इस हस्बैंड को हरा दिया है तो अब क्या तुम इसे अपनी फैमिली से निकाल दोगी और मेरी हो जाओगी? और साथ ही वो अपने मैजिक को यूज करते हुए डन को हिप्नोटाइज कर देता है। मास्टर लीन उसे कहते हैं, तुम्हें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, तुम कभी भी डन को हासिल नहीं कर पाओगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हासिल नहीं कर सकता? थोड़ी देर पहले तुम सबके सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे, अब जबकि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मास्टर लीन गुस्से के साथ फिर से जवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब जरा गौर से देखना, मैं कैसे तुम्हारी लड़की के सारे कपड़े उतारता हूं। पहले मैं इसके कपड़े उतार दूं, उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूं। जू पैन क्योंकि डन के पास खड़ा होता है। मास्टर लीन को लगता है शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जैसे ही मास्टर लीन जाओ पैन के पास पहुंचते हैं, जू फैन जल्दी से उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जू फैन मास्टर लीन को पंच मारने के बाद बड़ी स्पीड के साथ वापस डन के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारा जो बेकार सा हस्बैंड मुझसे एक और राउंड हार गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे एक और कपड़े को उतारना होगा। डन उसे कहती है, डियर, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? जू फैन से कहता है, नहीं, मैं आराम से नहीं कर सकता। मैं हूं ही एक डेविल। मैं हमेशा से ऐसा ही था और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। उनकी ये वाली मीठी मीठी बातें सुनकर मास्टर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैसे ही उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जो फैन उसके चेहरे पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और साथ ही डन का एक और कपड़ा उतार देता है। डन की बॉडी के ऊपर भी अब सिर्फ उसकी बुरा बचती है। जू पैन कहता है, अगर तुम एक और राउंड खेलना चाहते हो तो तुम्हारी इस लड़की की बॉडी से सारे कपड़े उतर जाएंगे। मास्टर लीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं 7th फैमिली का यंग मास्टर हूं, मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जू पैन उसे कहता है, हां, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है। और साथ ही वो डन को पकड़ते हुए उसकी गाल पे किस कर देता है। जूपन कहता है, अब जबकि मैं हेलुमेंशन का सान इन ला बनने वाला हूं एंड डन के साथ शादी करने के बाद, तो फिर मुझे तुम्हारी 7th फैमिली से डरने की क्या जरूरत है? जो पैन डन से कहता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? डन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी शादी होने वाली है। मास्टर लीन गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मास्टर लीन ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपने एक स्पेशल मूव, जिसमें वो अपनी टांग को नीचे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ लेकर आते हैं, किक मारने के लिए नीचे आते हैं। डन चलाकर मास्टर लीन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम्हें पता है कि मैं हेयू हाउस की एक स्टूडेंट हूं, फिर भी क्या तुम हमारे इलाके में घुसकर हमें ही मारने वाले हो? मास्टर लिन चलाकर उसे कहते हैं,
तुम बहुत बड़ी कमीनी हो। तुम्हें एक दूसरा लड़का क्या मिल गया? तुमने मुझे छोड़ दिया। सारी वजह से यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठेगा। जबकि जू पैन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है, मास्टर लिन, क्या आज ये तुम्हारा लास्ट अटैक है? जू पैन अपने हाथ से ही उसकी किक को रोक लेता है। मास्टर पन पीछे की तरफ हट जाते हैं और जैसे जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन को तो कुछ भी नहीं होता, एक स्क्रैच भी नहीं होता। जू फैन कहता है, तुम्हारा अटैक तो बहुत ज्यादा वीक था। मास्टर लीन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फैन से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक बॉडी कल्टर हो, तुम्हारे पास इतनी स्पीड कहां से आ गई? जू फैन कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि बॉडी कल्टर वाले अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते? लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते। हालांकि तुम भी बन फोर्जिंग ड्राम में हो, लेकिन तुमने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है जबकि अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया। और मुझ तो इस बात का शुरू से पता था कि मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के दरमियान जबरदस्त किक मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है। डंग फैमिली वाले भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। नबा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सोंगू इतना ज्यादा स्ट्रैंग होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। ये अपनी बोन फॉर चंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसने 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली के यंग मास्टर को सिर्फ एक किक से हरा दिया, जो कि अपनी बोन फॉर्चून राम की 7th लेयर पर है। जू फैन उसे किक मारने के बाद डन डन से कहता है, मिस डन डन, तो अब तुमने देख लिया, मैं सिर्फ औरत के साथ रफ नहीं हूं, बल्कि मैं मर्दों के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करता हूं। अगर मेरी इस किक की वजह से तुम्हारा ये हस्बैंड बच जाता है और मरता नहीं, तो कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं, ये फ्यूचर में कभी भी बच्चों का बाप नहीं बन पाएगा। अब इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना मिस डन। उसे कहती है, छोड़ो इसे, मुझे इसके बच्चों का क्या करना है? वैसे भी अब मेरी शादी तुमसे होने वाली है, मुझे तो तुम्हारे बच्चे चाहिए। और वैसे भी एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो इन नपल फैमिली वाले लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज तो अभी रह गई है। तुम्हारा ये यूजलेस हस्बैंड इस राउंड में हार गया है और इस गेम के रूल्स के मुताबिक अब मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने होंगे। अब तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ लास्ट कपड़े बचे हैं, अब मुझे इनको भी उतारना होगा। डन डन काफी ज्यादा घबरा जाती है और जू फैन से कहती है, फ्यूचर में तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी के सामने एम्बेरसमेंट में कपड़े उतारना चाहती हूं? जू पन उसे कहता है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर तुम दूसरों की इंसल्ट करते हो तो तुम्हारी भी इंसल्ट होती है, यानी तुम जैसा करोगे वैसा ही तो करोगे। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे लिए भी कहा था। और साथ ही जू फन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी बरा को उतारने लगता है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से कोई आता है और अपनी पट्टियां के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है, यानी उसके हाथ को बांध लेता है। जू फैन उसकी पावर लेवल को जल्दी से जज कर लेता है और कहता है, ये तो हिमनी ड्राम में है, काफी ज्यादा स्ट्रैंग है, मैं इसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को दिखा नहीं सकता, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। हेयू सिटी के मेन टावर की हेड वहां पर आती है और साथ ही वो डैंडन को भी अपनी पट्ट में लपेटकर वहां से उड़ जाती है। जाने से पहले वो जू फैन की तरफ गुड़ का देख रही होती है, जबकि जू फैन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। जू फैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि मैं कौन हूं? किंकाई के वहां से चले जाने के बाद अंगनबा अपनी फैमिली के साथ भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर संग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज हमारी इज्जत बच गई। अगर तुम यहां पर नहीं होते तो हमारा क्या होता? जू फैन उससे पूछता है, ब्रदर टियांबा, ये लड़की कौन थी जो यहां पर आई थी? टियांबा उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि रेन फ्लावर टावर में सारी हेड लड़कियां हैं और उन सब की हेड में सबसे ज्यादा पावरफुल यही लड़की है। इसका नाम आई है। मुझे बहुत ज्यादा अछूत है
अच्छी है। ये दूसरे टावर की मास्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, खास तौर पर छोटे लेवल की फैमिलीज वालों के साथ। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसी वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा रिफाइन थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रैंग भी थी। लेकिन अगर उसे यहां पर पता चल गया था कि मैं कौन हूं, यानी कि अगर उसे मेरी रियल आइडेंटिटी का पता है, तो फिर उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? वो मुझे यहां पर छोड़कर चली क्यों गई? कब फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो मेरा सामना कर पाएगी या नहीं। हो सकता है कि वो अपने लिए हेल्प लेने के लिए गई हो, ताकि वो दूसरे मास्टर्स के साथ मिलकर मेरे पर अटैक कर सके। जूफे नबा से कहता है, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। मैं यहां से जा रहा हूं, फिर किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। साथ ही जू फैन बढ़ में आगे बढ़ जाता है, जबकि टिम्बा पीछे खड़ा रह जाता है। नबा कहता है, मैंने तो अभी ठीक तरह से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। किंकाई ने जब जू फैन के बाजू को अपनी पट्टी से लपेटकर उसे रोका था, तब उसकी पट्टी कटकर जू फैन के बाजू पर ही रह जाती है। जू फैन उस कपड़े के टुकड़े की तरफ देखता है और कहता है, तो इसका मतलब ये एक मास्टर है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन हेजू टावर के डिसेप्शन हॉल का दिखाया जाता है। टावर की मास्टर डूडन बैठी होती है। वो फैमिली के लोगों को वेलकम करने के लिए मास्टर लिन के डैड भी यहीं पर बैठे होते हैं। डूडन उनसे कहती है, एल्डर लीन, आप कब से मेरी बॉडी को गरे जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ गंदा लगा हुआ है? इसको आप गर कर देख रहे हैं ताकि मैं उसे साफ कर दूं? एल्डर लीन उसे शर्माते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर डूडन, आपकी बॉडी पर कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। एल्डर लीन उसे कहते हैं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि यहां पर मास्टर किंग काई क्यों नहीं है? इस टावर की हेड तो वो है और हमेशा वही हमें वेलकम करने के लिए यहां पर होती है। फिर आपको उन्होंने यहां पर क्यों छोड़ा है? आप तो डूडन टावर की मास्टर हैं। मास्टर डूडन से कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं अपने गेस्ट को अच्छी तरह से एंटरटेन नहीं कर सकती? जो आपको मास्टर किंग काई की जरूरत है, अब मैं आपको एंटरटेन करने में इतनी ज्यादा बुरी हूं? एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा अच्छी भी हो, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही मेहनत से बैठी हुई है। तब का यमिंग वैली के 5th एल्डर भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर से कहते हैं, ओए अंकल, मैं जहां पर तुम दोनों का फ्लड देखने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर हनो पील फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आया हूं। इसलिए तुम दोनों अपना ड्रामा बंद करो, और अगर ये फेस्टिवल जल्दी ही स्टार्ट नहीं होता तो मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम होते हैं मेरे पास। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। डूडन उसे कहती है, यमिंग वैली के 5th एल्डर, तुम्हें यहां पर आराम से बैठना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा कहां से आ गया है। वाइडन फेस्टिवल को कब स्टार्ट करना है? वाइडन फेस्टिवल यानी हनोपल फेस्टिवल। वो उसे कहते हैं, इसको कब स्टार्ट करना है ये तो किंग का ही आकर डिसाइड करेगी, और वैसे भी यहां पर 7th फैमिली से और कोई भी मेंबर नहीं आया। बाकी की फैमिलीज को भी तो आने दो, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कब फेस्टिवल को स्टार्ट करना है। एल्डर उसे कहते हैं, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, ये तो बस एक बच्चा है जिसे पता नहीं एल्डर किसने बना दिया। और वैसे भी मुझे पता है कि ये गुस्से में क्यों है, क्योंकि जब से एक लड़के ने इनके 3 मास्टर्स को मार डाला है, इनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और ये तो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस वजह से ये सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, माम ये हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये यहाँ पर वाइडन फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए क्यों आ गए हैं, जबकि इन्हें उस लड़के को ढूंढना चाहिए जिसने इनके 3 एल्डर्स को मारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 5th एल्डर यहाँ पर बैठे बैठे भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब कोई यहाँ पर आ जाए और इन्हें मार डाले, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है और ये सारे लोग उस लड़के से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब ये सोच रहे होंगे
कि हमारी फैमिली से अगला एल्डर कौन होगा जो कि उस लड़के के हाथों मारा जाएगा। एल्डर की ये सारी बातें सुनकर फिफ्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उठकर खड़े होते हैं और उसे गाली देते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। और साथ ही वो चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, एक बार तुम उस लड़के को देख लो, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे कोहाई फॉरेस्ट में से कितने ज्यादा एल्डर जिंदा बचते हैं, क्योंकि तुम सब लोग तो यमिंग वैली से भी बहुत ज्यादा वीक हो और वो लड़का एक डेविल है। एल्डर भी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं लगता है कि हम लोग कोहाई फॉरेस्ट वाले बहुत ज्यादा वीक हैं जो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वो दोनों अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, वहीं पर एक और नोबल फैमिली का मेंबर आ जाता है। ये भी 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली से है, जिसका नाम मेडिसिन किंग फैमिली है और उनके एल्डर का नाम मेडिसिन किंग होता है। मेडिसिन किंग एल्डर उनसे कहते हैं, अगर तुम दोनों यहां पर फाइट करने वाले हो तो मुझे भी काउंट इन कर लो, मैं भी जब फाइट करना चाहूंगा। जबकि मेडिसिन किंग के साथ उसका एक शागिर्द भी होता है, यानी उसका स्टूडेंट। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आप तो वाकई में बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। ऐसे ही आप इस रूम में एंटर हुए। यमिंग वैली के मास्टर और कोहाई फॉरेस्ट के मास्टर वो दोनों ही चुप हो गए, यानी कि वो आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं। मेडिसिन किंग के स्टूडेंट की बात सुनकर वो दोनों ही एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ मेडिसिन किंग से कहते हैं, मेडिसिन किंग, तुम्हें अपने स्टूडेंट को कुछ मैनर सिखाने चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है? क्या उसे इतनी तमीज नहीं कि अपने सामने मौजूद बड़े एल्डर्स के साथ किस तरह बात करनी है? मेडिसिन किंग आगे से अपने स्टूडेंट को समझाने की बजाय हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम्हें एक बच्चे के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट भी कहता है, फिफ्थ एल्डर, तुम तो खुद भी इतने ज्यादा यंग हो कि तुम्हें एक एल्डर कहना भी मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे अंदर एल्डर बनने वाला कोई एटीट्यूड नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें एल्डर कहूंगा ही क्यों? फिफ्थ एल्डर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते और अपनी जगह पर रुक जाते हैं। एल्डर लीन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि यहाँ पर वाइडन फेस्टिवल में 4 बड़ी नोबल फैमिली से लोग आए हुए हैं। पहले तो मुझे लगा था कि इस वाइडन फेस्टिवल को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब जबकि यहाँ पर एल्डर जन यानी कि मेडिसिन किंग आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा। मेडिसिन किंग आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अंदर से मुझे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। मेरा यहां पर आना तो बनता था क्योंकि मैं मेडिसिन किंग हूं और इस फेस्टिवल का नाम 100 पल फेस्टिवल है, जो कि मेडिसिन के बारे में है। अगर मेडिसिन किंग हां पर नहीं होगा तो फिर ये फेस्टिवल कैसे हो सकता है? मेडिसिन किंग वहां पर हंस हंस कर अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। उसी वक्त डूडन उनसे कहती है, एल्डर, यहां पर आपको तो इनवाइट किया ही नहीं गया, फिर आप लोग यहां पर किस चक्कर में आ गए हैं? मुझे याद है कि हेयो सिटी से किसी ने भी आपको इनवाइट नहीं किया, आप तो यहां पर बिन बुलाए चले आए हैं। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम लोगों ने हमें बुलाया है या नहीं? मेडिसिन किंग का यहां पर होना लाजमी है, और वैसे भी इस पूरे टीनो एम्पायर में मैं जहां चाहे वहां पर जा सकता हूं। ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे रोक सके। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक लो। मास्टर डूडन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, एल्डर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, यहां पर फाइट करने की जरूरत नहीं। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मास्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लड़कियां तो बिल्कुल बेवकूफ होती हैं, ये तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रख पा रही। आपने कहा था कि लड़कियां मिलकर किसी भी कंट्री को नहीं चला सकती, और ये लोग यहां पर हेड बनकर बैठी हुई हैं।
पता नहीं इनको हेड किसने बना दिया है। इस एम्पायर में टोटल 7 नोबल फैमिलीज हैं और इन 7 नोबल फैमिलीज में से सबसे ज्यादा वीक फैमिली इनकी रेनफ्लावर फैमिली है। वो तीनों ही एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये मेडिसिन किंग तो बहुत ज्यादा बुरा है। यही बुरा नहीं बल्कि इसका स्टूडेंट भी इसके जैसा ही है। वो भी बहुत ज्यादा बदतमीज है, उसे किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है। यहीं पर किंग काई की एंट्री होती है। वो आते ही स्टूडेंट से कहती है, लिटिल ब्रदर, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारी फैमिली सबसे ज्यादा वीक फैमिली है। पिछले 1000 साल से हमारी फैमिली यहीं पर है। तीनों एम्पायर में कभी किसी ने हम पर अटैक नहीं किया और ना ही हमने किसी पर अटैक किया है, और इसके लिए भी हमारी एक अपनी रीजन है। इसके लिए तुम हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। डूडन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सीनियर सिस्टर, चलो, शुक्र है तुम यहां पर आ गई। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी। तुम पता नहीं कहां पर चली गई थी। मेडिसिन किंग एल्डर यहां पर बिन बुलाए चले आए हैं और मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या करूं। ये यहां पर बहुत ज्यादा बदतमीजी भी कर रहे हैं, चांदीते हैं। मास्टर किंग काई उसे कहती है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स के मसलों को हल कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्टूडेंट्स को समझाया करो। इस तरह के मसले क्रिएट करने से हमारी रेपुटेशन में कमी आती है। वो जाकर छोटी फैमिलीज के साथ पंगा ले रही थी। मास्टर डूडान कहती है, कौन है वो लड़की? मुझे जल्दी से उसका नाम बताएं, मैं उसको खुद देखती हूं। साथ ही हाल के बायर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो डन डन को पकड़कर लेकर आ रही होती है। के कार्ड के ऊपर उन्होंने मास्टर लिन को भी लिटा रखा होता है। वो लड़कियां उन सब को लेकर वहां पर आ जाती हैं। एल्डर लिन जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं, वो भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, टियाजू, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? मेरे बेटे को इतना ज्यादा जख्मी किसने किया है? मेडिसिन किंग का स्टूडेंट अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, इस लड़के को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये बहुत ज्यादा जख्मी है? क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं? मेडिसिन किंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ, कि ये लड़का इतना ज्यादा जख्मी नहीं है। ये जिंदा तो रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी जिंदगी में बाप बन पाएगा। इसकी नस्ल तो यहीं पर खत्म होने वाली है। इसने भी इसके साथ जैसा कुछ किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा जालिम था और उसे पता था वो क्या कर रहा है। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर इनका बेटा इतना ज्यादा वीक है तो मुझे नहीं लगता कि इनके मास्टर भी इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ये सारे बहुत ज्यादा वीक हैं। कोहाई फॉरेस्ट वाले को तो नोबल फैमिली होने के लायक ही नहीं होना चाहिए था। एल्डर लिन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। किंकाई उस स्टूडेंट से कहती है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। कोहाई फैमिली वाले लोग बिल्कुल भी वीक नहीं हैं, बल्कि वो लड़का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मैंने उस लड़के को देखा है। हालांकि वो बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन फिर भी 7 रॉयल फैमिलीज के बराबर उसके पास स्ट्रेंथ थी। वो एक बहुत बड़ा जीनियस डिसाइल लग रहा था किसी बड़ी फैमिली का। मुझे तो यहां तक लगता है कि अगर तुम मेडिसिन किंग के स्टूडेंट हो, तुम भी वहां पर होते, तुम्हारी भी हालत यही होती। तुम उस लड़के से कभी भी जीत नहीं पाते। किंकाई की सारी बातें सुनने के बाद मेडिसिन किंग का स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ड्यूडन भी आगे बढ़ती है और अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है, जब तुमने उस लड़के को देख ही लिया था तो फिर तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तुम उसे जरूर सजा देती। फिर तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है? किंकाई उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, पर तुम मेरे एटीट्यूड को तो जानती हो कि मैं किसी को ऐसी सजा नहीं देती। फिर वो डन से कहती है, डन, यहां पर सबको सारी बात बताओ कि वहां पर क्या हुआ था, शुरुआत से लेकर एंड तक मेरे पहुंचने से पहले। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उस लड़के का क्या करना है। वो लड़का अभी यहीं पर है, हेजू मेंशन के अंदर ही है। फिर डन उनको सारी बात बता देती है कि वहां पर क्या हुआ था।
सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो इसका मतलब वहां पर यह कुछ हुआ था जबकि उस लड़के जू फैन ने हमारे 3 एल्डर्स को मार दिया है। तब से हर किसी के अंदर में हिम्मत आ गई है और सारी छोटी फैमिलीज वाले लोग हमारे सामने खड़ा होना शुरू हो गए हैं। पता नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी 7 फैमिलीज से कोई भी नहीं डरेगा और सारे हमारे सामने खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन किंग उसे कहता है, 5th एल्डर, बस ये सब कुछ तो तुम लोगों की वजह से हुआ है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा वीक हो जो कि एक लड़के के हाथों मारे गए। और ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि तुम सब लोग अभी भी उस लड़के जू फैन को नहीं पकड़ पाए। वो लड़का अभी भी आजाद घूम रहा है। तुम सब लोगों की वजह से हमारी फैमिलीज को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारी 6 फैमिलीज की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। 5th एल्डर उसे कहते हैं, हाँ, शबाद बिल्कुल ठीक है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, लेकिन यहां पर बात बहुत ज्यादा अलग है। मास्टर लीन को एक लड़के ने पीटा है, तो अगर एल्डर लीन वहां पर जाकर उस लड़के को पीट कर अपने बेटे का बदला लेते हैं, ये तो 7 फैमिलीज वालों के लिए और भी ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। हालांकि अफसोस की बात तो यह है कि एल्डर लीन अपने साथ अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं लेकर आए। वो सिर्फ अपने बेटे के साथ यहां पर आए थे। अगर तुम अपने साथ अपना कोई डिसाइल लेकर आए होते तो तुम उसे वहां पर बेचकर उस लड़के से बदला ले सकते थे और शायद डैन डन की इज्जत भी बच जाती। एल्डर लीन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सीते हैं। लेकिन उसी वक्त मेडिसिन किंग का स्टूडेंट आगे बढ़ता है और डन डन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, डन डन के लिए मैं बदला लूंगा। और साथ ही उसका हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है और उड़ते हुए वहां से चला जाता है। उसकी सर्कस से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस लड़के में तो वाकई में कोई तमीज नहीं है। ये लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ये मेरी आंखों के सामने मेरी स्टूडेंट को यहां से लेकर चला गया। मेडिसिन किंग भी आगे बढ़ता है और कहता है, इस दुनिया में औरतों को हमेशा मर्दों का पीछा करना चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ मर्दों को फॉलो करना चाहिए, वरना ये दुनिया नहीं चल पाएगी। अगर तुम लड़कियां अपने लिए किसी से बदला नहीं ले सकते तो फिर तुम्हारा ये टावर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और साथ ही मेडिसिन किंग भी वहां से उड़ जाते हैं अपने स्टूडेंट के पीछे पीछे। 5th एल्डर कहता है, मुझे लगता है कि मेडिसिन किंग ने कुछ रियलाइज किया है, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के पीछे गया है। मुझे भी उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। और वो भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। डूडन कहती है, आखिर इन सब का मसला क्या है? ये सारे कहां पर जा रहे हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट को मारने के लिए इतने सारे एल्डर्स का वहां पर क्या काम है? एल्डर लीन, जो कि अभी वहीं पर बैठे होते हैं, वो किंग काई से कहते हैं, क्या आप श्योर हैं कि ये लड़का वही नहीं था जिसने रोमिंग वैली के 3 एल्डर्स को मारा है? डूडन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में जो लड़का जू फैन है वो जीनियस डेविल जिसने 7th एल्डर्स को मारा है? किंग काई उनसे कहती है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं। मैंने उस लड़के को करीब से देखा है। उसके टैलेंट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। हालांकि वो लड़का अपनी बोन फोर्जिंग ड्रम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी मास्टर को मार सके। मास्टर लीन उसे कहते हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। एल्डर लीन कहते हैं, मेडिसिन किंग भी वहां पर अपने डिसाइल की फाइट को देखने के लिए गया है। मुझे लगता है कि उसे इस बात में शक है कि वो लड़का वाकई में जीनियस डेविल हो सकता है। और अगर वो लड़का वाकई में जीनियस डेविल है तो मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उस लड़के के सामने बच पाएगा। वो उसके हाथों से मारा जाएगा। किंग काई उसे कहती है, अगर ऐसा होता है, अगर मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उस लड़के के हाथों से मारा जाता है तो फिर मेडिसिन किंग खुद मैदान में उतरेगा और उस लड़के को मार डालेगा, क्योंकि वो लड़का इसका सामना नहीं कर पाएगा। मेडिसिन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, 7th एल्डर्स से भी ज्यादा पावरफुल। एल्डर लीन कहते हैं, मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि वो लड़का वाकई में उस जीनियस हो जिसने जोमिक वैली के एल्डर को मारा था। जबकि जू फैन का सीन दिखाते हैं जो कि चलता हुआ बायर की तरफ जा रहा होता है।
स्लम एरिया की तरफ। जू फैन कहता है, मास्टर लिन पर अटैक किए हुए मुझे काफी वक्त गुजर चुका है और मास्टर किंग काई भी मुझे देखकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी मास्टर मेरे पीछे नहीं आया। लगता है कि उसे मेरे बारे में कंफर्म नहीं है कि मैं वही जीनियस हूं या फिर कोई और हूं। जू फैन जैसे ही उस स्लम एरिया की तरफ जाता है तो वहां पर सारे के सारे ट्यूट्स पूरे घर होते हैं और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे जगली की तरह आपस में लड़ पीट रहे होते हैं, एक दूसरे से कह रहे होते हैं ये मेरा इलाका है, और वो सारे एक दूसरे से मारपीट कर रहे होते हैं। जू फैन उन सभी के बीच से गुजरता हुआ जा रहा होता है और कहता है ये सारे तो बेवकूफ हैं, आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। जू फैन कहता है एक लो लाइफ का बंदा हमेशा लो लाइफ का बंदा ही रहता है जब तक कि वो कोशिश नहीं करता अपने आप को हायर अप करने की। मिट्टी चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उसे दीवार पर लगाओगे तो दीवार कमजोर ही रहेगी। इसलिए तो इन सबको वहां से यहां पर बेच दिया गया है। स्लम एरिया में जू फैन भी वहां पर रहने के लिए अपने लिए घर ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां पर सारे घर पहले से किसी ने बुक किए होते हैं और वो सारे टूटे फूटे होते हैं झुके हैं। वहीं पर जू फैन की नजर सामने घर पर पड़ती है जो कि बिल्कुल अनटच कंडीशन में होता है, यानी काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में होता है। जू फैन कहता है यहां पर सारे घरों में कोई ना कोई रह रहा है, लेकिन वो सामने वाला घर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों है? वहीं पर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है ब्रदर, अगर तुम्हें घर चाहिए तो मेरे साथ आओ, मेरे पास एक घर है, उस तरफ मत जाना। जू फैन उसे कहता है लेकिन मैं उस तरफ क्यों नहीं जा सकता? वो लड़का उसे कहता है क्योंकि लगता है कि तुम यहां पर अभी अभी आए हो, इसलिए तुम्हें इस इलाके के बारे में नहीं पता। वो सामने एक घर है, उसके अंदर एक लड़की रहती है और उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है। वो जिसको भी टच कर लेती है वो बंदा मर जाता है, इसलिए कोई भी उस घर के करीब नहीं जाता। उनमें से एक तो कहता है मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो वहां पर रहने के लिए चले गए, हालांकि हमने उनको मना भी किया था, लेकिन वो सारे अगर उसकी बॉडी को टच नहीं भी करते तो अभी वो 3 दिन के अंदर अंदर मारे जाते हैं आते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बीमारी बहुत ज्यादा विशेष है। एक और बंदा उसे कहता है यहां पर चाहे लोग कितने ही ज्यादा गरीब क्यों ना हो, वो इस जगह पर रहना पसंद नहीं करते। यहाँ के ओरिजिनल जो रहने वाले थे वो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ इस लड़की की वजह से हम लोग तो यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं और हमारे रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। और साथ ही वो हेयू टावर वालों पर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वो कमीने लोग हमें यहाँ पर तो बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दें। इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं। हम लोग यहाँ पर रहने से डरते हैं। जबकि जू फैन सोच रहा होता है चाहे वो लड़की कितनी ज्यादा बीमार क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ज्यादा ड्रांग नहीं क्यों ना हो, वो लड़की यहाँ पर पहले से रह रही है। इन सारे लोगों के पास ये राइट नहीं है कि उसको यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये जगह उसकी है। इन सबको यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ ऐसे हंटर्स भी मौजूद हैं जो कि उसको मारना भी चाहते होंगे। जू फैन उन सब की बातें सुनने के बाद उस घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो उसे कहते हैं ब्रदर, तुम कहां पर जा रहे हो? हमने तुम्हें सारी बात बता दी है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जबकि जू फैन सोच रहा होता है चाहे उसकी बीमारी कोई भी हो, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। जू फैन आगे बढ़ जाता है और उन सब से कहता है मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी जिस इमेज भी बहुत ज्यादा लंबी है, मैं यहां पर मरने वाला नहीं हूं। जू फैन जैसे ही उस घर की तरफ आगे बढ़ता है, जू फैन कहता है जितना मैं आगे जाता जा रहा हूं उतना ज्यादा मुझे ठंड महसूस हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक श्राप है। जू फैन जैसे ही मेन बिल्डिंग के करीब पहुंचता है, अंदर से एक लड़की निकलती है जिसके पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लिपटी होती हैं। वो उसे कहती है तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो?
लेकिन उस लड़की की आंखें बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं। ये मैं पर्सनली कह रहा हूं, और साथ ही जो फैन भी पर्सनली तौर पर ही कहता है कि इस लड़की की आंखें तो बहुत ज्यादा प्यारी हैं। वो लड़की अपनी आंखों की तारीफ सुनते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और उसे कहती है, तुम कौन हो और यहां पर क्या करने के लिए आए हो? जू फैन से कहता है, मेरा नाम सन यू है और मैं यू सिटी से यहां पर आया हूं वाइडन फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। क्या मैं यहां पर रह सकता हूं? क्योंकि मैं एक लो फैमिली से हूं, इसलिए मेरे पास किसी बड़े होटल में रहने के लिए पैसे नहीं हैं। वो लड़की उसे कहती है, अगर तुम यहां पर रहने के लिए आए हो तो बाहर जाकर उन कॉटेजेस में से किसी में जाकर रह लो। यहां पर आने पर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है? तुम यहां पर क्यों आ गए हो? जू फैन से कहता है, हाँ, मुझे लोगों ने बताया है कि यहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर हमें मौत आनी है तो वो आनी ही आनी है, चाहे वो किस तरीके से भी हो। इसलिए मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लगता। और बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और मुझे जरा भी पसंद नहीं आए। मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो उनकी बजाय मरना पसंद करूंगा। वो लड़की उसे कहती है, अपना ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे सामने मुझे खुश करने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम हेन लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों पर यकीन कर सकती हूं? वहीं पर उसके घर के हाथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है। वो उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलो अभी ठीक है, तुम उस छोटे कॉटेज में जाकर रहना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रात के वक्त यहां पर बाहर मत निकलना, वरना तुम मारे जाओगे। जू फैन उसे कहता है, जी मिस, बिल्कुल ठीक है, मैं उस कॉटेज में जाकर सो जाता हूं। मैं रात के वक्त बाहर नहीं निकलूंगा। मैं आपकी बात मानूंगा। जू फैन उसकी कल्टवेशन को महसूस करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो इसकी कल्टवेशन को जांच नहीं पा रहा। यहां पर सिर्फ दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो इसने अपनी कल्टवेशन को हाइड किया हुआ है, या फिर ये एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कल्टवेशन नहीं है। जू फैन कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तो रात के वक्त ही पता चलेगा कि यहां पर क्या होता है। जू फैन सीधा जाकर उस कॉटेज के अंदर बैठ जाता है और कहता है, अब जब तुमने कह दिया है कि मैं रात के वक्त नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा कुछ है जो रात के वक्त बाहर निकल सकता है। आज रात मैं तुम्हारे इस राज का पर्दा उठाकर रहूंगा कि रात के वक्त तुम यहां पर क्या करती हो और लोग यहां पर कैसे मारे जाते हैं। जू फैन थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो जाता है और रात के वक्त उसे जाग आ जाती है, क्योंकि उसी वक्त उसे आगे एक फॉर्मेशन के ओपन होने का अनुमान होता है। जू फैन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये तो किसी ने फॉर्मेशन को ड्रा किया है। जू फैन अपने पास से एक छोटी बटल निकालता है जिसके अंदर एक पिल होती है जो कि इविंसिबिलिटी के लिए होती है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और वो पील उसको खिला देता है जिससे वो किसी को दिखाई नहीं देता। जू फैन कहता है, अब जबकि मेरे ब्लडी बेबी ने इस पील को खा लिया है, अब कोई भी मास्टर यहां पर आ जाए वो मेरे ब्लडी बेबी को नोटिस नहीं कर पाएगा। जाओ मेरे ब्लडी बेबी और मुझे देखकर बताओ बाहर क्या हो रहा है। जू फैन का ब्लडी बेबी जैसे ही बाहर जाता है तो कोर्ट यार्ड के सेंटर में वो लड़की एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सेंटर में बैठी कुछ कर रही होती है। जू फैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो लेवल 3 की जिंजू फॉर्मेशन है। जू फैन कहता है, लोगों को लगता है कि ये बीमार है और ये लोगों को मारती है, लेकिन असल में तो ये है कि ये वाकई में बीमार है। है ये अपने जहम को हील करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर बैठी है। ये एक लेवल 3 जो कि बॉडी के ऊपर जह को हील करने के लिए होते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर पॉइजन हो तभी भी इसको सुप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। असल में जो लड़की उनको नहीं मारती, बल्कि इसके पास जो फॉर्मेशन है मन है, इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी अगर किसी आम इंसान की बॉडी में चली जाएगी जो कि पावरफुल नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ये लड़की रात के वक्त इस फॉर्मेशन को इसलिए बनाती है क्योंकि ये चांद से रोशनी लेती है, चांद की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करती है ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो हास पॉइजन है ये उस पॉइजन को दबा कर रख सके, वरना वो पॉइजन फैल जाएगा और ये बहुत जल्दी मर जाएगी। लेकिन असल में इस लड़की को इस बारे में नहीं पता, तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे पॉइजन को क्योर करने के लिए पॉइजन को पीना।
अगर ये खुद भी उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है तो ये एक दिन मर जाएगी, क्योंकि ना एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से इसके मसल्स टूट जाएंगे और इसकी वेंस फट जाएंगी, जिसकी वजह से या तो ये मजबूर हो जाएगी या फिर ये बिल्कुल मर सकती है। और अगर ये मरती नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो पहले से ज़्यादा फैल जाएगा और इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। और अगर वो पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि जो लड़की बच पाएगी। वो पॉइजन इस लड़की को मार डालेगा। जू फैन कहता है, आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा खास पॉइजन है जिसको सुप्रेस करने के लिए इसे मोनजन की एनर्जी की ज़रूरत है। जू फैन सारी रात उसको वहीं पर नोट करता है और फिर अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है। जब सुबह होती है तो जाहिर सी बात है चांद डूब जाता है। चांद के गायब होते ही वो अपनी फॉर्मेशन को एंड करती है और उठकर बैठ जाती है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं जू फैन सामने की तरफ से भागता हुआ आ रहा होता है। जू फैन दूर से उसे माय लेडी कहकर पुकारता है। वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाकर अपनी फॉर्मेशन को कवर कर देती है।